हम लोग पढ़ना था डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सुन रहे हैं सब? जैसे कि ह्यूमंस, और ह्यूमन का न्यूट्रिशन नेचर कैसा होता है? ह्यूमन न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक में ओमनिवोरस। मतलब हम लोग को प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाना है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाना है। तो वो सब ओमनिवोरस का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, तो वो हम लोग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे लोग। और वो कॉम्प्लेक्स फूड ह्यूमन में इंटरनल डाइजेशन होता है, बॉडी से बाहर नहीं, डाइजेशन होगा बॉडी के अंदर में। तो वो बॉडी के अंदर में वो सिस्टम, मतलब ऑर्गेन्स और कुछ केमिकल्स का एसोसिएशन करके जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को बोलते हैं डाइजेशन। और ये सबको एक साथ बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाए लोग तो जो एक पाइप से शुरू हुआ, फिर बीच में फूड पाइप, स्टोमक, समझ में आ रहा है ना, इंटेस्टाइन वगैरह सब होते हुए फिर एनस होते हुए निकल गया। तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ये जो पूरा पाइप है, कहीं मोटा कहीं पतला, बीच में फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा पाइप को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं लोग किस चीज के बारे में? अब माउथ के बारे में। तो अगर माउथ के बारे में बात करें तो माउथ एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट है। मतलब ये वो पार्ट है जहां से हम किसी भी फूड को अपने बॉडी के अंदर, मतलब अंदर में इंटेक करते हैं। तो माउथ से होते हुए फूड क्या होता है कि अंदर जाता है। वैसे हम लोगों को लगता है कि खाना का डाइजेशन तब होगा जब आदमी इंटेक कर लेगा, तब डाइजेशन तो स्टार्ट, मतलब मुंह में ही जाता है, सलिवरी माइलेज से, सलाइवा से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बाकी काम होगा स्टोमक में, बचा हुआ काम हो जाएगा इंटेस्टाइन में, डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। बट एक्चुअली खाने से पहले भी डाइजेशन का प्रोसेस बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। अगर हम फूड देखें तो आंख से फूड को हम क्या किया कि देखें, तो आंख से फूड को देखते ही तो हम क्या करेगा कि सलाइवा रिलीज का, मतलब मुंह में सलाइवा रिलीज होने लगेगा, नहीं होगा क्या? जब आंख से देखें, अगर आंख से बंद भी है, नाक से स्मेल किए कोई डिलीशियस, कोई टेस्टी चीज, हम कहीं से गली से गुजरते हुए जा रहे हैं और किसी घर में मीट बन रहा है, तो अब बात यहाँ पे ये है कि तो आंख से दिख नहीं रहा है, घर के अंदर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे लोग? उसको स्मेल करेंगे। और स्मेल करेंगे तो स्मेल करते हम लोग को महसूस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्टी डिलीशियस चीज बन रहा है। अब उसको स्मेल करते ही ऑटोमेटिक सलाइवा सेक्रेट होने लगेगा, मुंह में पानी आ जाएगा। और वो इस बात का इंडिकेशन है कि हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप को फूड डाइजेस्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या पता है कि जो खाना हम महक रहे हैं हमारे घर नहीं, हमारे बगल वाला घर में बना हुआ है, चाहे कहीं से हम गुजर रहे हैं, वहाँ खाना हमको मिलने वाला नहीं है। फिर अगर हम उसको खाएंगे तो सलाइवा सेक्रेट हुआ ही है, फिर सलाइवा उस पर एक्ट करेगा, और सलाइवा एक्ट करेगा, फिर दांत से चबाएंगे, टंग उसको थॉरली मिक्स करेगा, और फिर उसको हम सॉलो कर जाएंगे, निकल जाएंगे, फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में जाएगा, और बाकी आगे का प्रोसेस स्टोमक से चलेगा। अब अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ वाले पार्ट में करते क्या है कि माउथ के अंदर के एक्सटेंशन को बोलते हैं बक्कल कैविटी। ध्यान से बात समझो, कैविटी मतलब कोई भी खाली स्पेस को बोलते हैं कैविटी। मतलब वो जगह जो खाली है, मतलब वहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलते हैं कैविटी, खाली जगह, एयर वर रहेगा। तो जैसे हम लोग खाना का कवर लेके मुंह में डालते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर में खाली स्पेस है, वहीं पे ना खाना डालते हैं हम लोग, तो वो हो गया, उस कैविटी को बोलते हैं हम लोग बक्कल कैविटी। पूरा बॉडी का ऑर्गेन्स भी किसी ना किसी कैविटी में ही प्रेजेंट है। अगर हार्ट है तो यहाँ पे चेस्ट रीजन में थोरैसिक कैविटी होता है, यहाँ पे रिब केज प्रेजेंट है, उसके अंदर में जो खाली जगह है वहाँ पे लंग्स है, मतलब हार्ट वगैरह प्रेजेंट है। तो कोई भी ऑर्गेन्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट है तो किसी ना किसी कैविटी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम बक्कल कैविटी में फूड को रखें तो एक स्पेस है। अब मैंने माउथ के अंदर के जो ओपन एक्सटेंशन है अंदर के, उसको बोलेंगे बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में प्रेजेंट रहता है टीथ, दांत और टंग। अब बक्कल कैविटी से बाहर माउथ में ही, हालांकि वो बक्कल कैविटी से बाहर है लेकिन माउथ के अंदर ही है, प्रेजेंट रहता है सैलिवरी ग्लैंड।
जिसका काम है सलाइवा को सेक्रेट करने के लिए। तो अब अगर हम दांत के बारे में बात करें, माउथ में दांत के बारे में अगर हम बात करें, तो दांत का काम है कि कंपैरेटिवली जो बिगर पीस के हम लोग फूड को खाते हैं, वो उसको क्या करता है कि तोड़ के, कट के, ग्राइंड करके स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट करता है। तो चबाने से होता यही है कि बिगर पीस का जो फूड होता है ना, बड़ा बड़ा फूड, वो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करेगा और टंग सलाइवा से फूड को थॉरली मिलाएगा और निगलने में मदद करेगा। इतना यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे स्टार्टिंग में टीथ के बारे में। अगर बकल कैविटी में टीथ हुआ, टंग हुआ, सैलिवरी ग्लैंड हुआ। हालांकि सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी का पार्ट नहीं है, बकल कैविटी माउथ में ही है, लेकिन जो कैविटी है उसके बाहर है, अपर फेस में, ऊपर में है। ठीक है, तो अब अगर हम टीथ की बात करें, दांत की बात करें, तो दांत हम लोग ह्यूमंस में 3 तरीका से देखते हैं। 3 टाइप से क्लासिफिकेशन होता है दांत का। एक जो प्रॉपर्टी है वो है कि दांत, हम लोग अपने दांत को बोलते हैं थेकोडोंट। ध्यान से समझो थेकोडोंट क्या है। जो दांत है वो ऐसा नहीं कि मतलब बोन है और बोन में से दांत निकला हुआ है, ऐसा करके कुछ नहीं है। वो बोनी सॉकेट है और वो सॉकेट में दांत धंसा हुआ है, और हम लोग का दांत टूटता है तो सॉकेट से उखड़ जाता है, तो हम लोग इसे निकाल देते हैं लोग। ऐसा नहीं कि वो बोन का पार्ट है, बोन में से टूट के हटता है ना। चाहे दांत में कोई प्रॉब्लम होता है तो डेंटिस्ट सब भी उसमें से दांत उखाड़ लेता है सब, और फिर कोई दूसरा आर्टिफिशियल दांत उस सॉकेट में धंसा देता है सब। नहीं तो अंदर में बोनी सॉकेट है, गड्ढा गड्ढा है, उस गड्ढा में क्या होता है कि दांत धंसा हुआ होता है। बोन के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है वो, बस उस जो गड्ढा है उस सॉकेट में दांत फंसा हुआ होता है। तो अगर इस टाइप के डेंटल सिस्टम जिसमें रहता है कि दांत बोन का पार्ट नहीं हो, सॉकेट में, बोनी सॉकेट में धंसा हुआ हो, जो जबड़ा के, तो उसको बोलते हैं थेकोडोंट। क्या बोलेंगे हम लोग? थेकोडोंट। तो पहले का प्रॉपर्टी ये हो गया कि ह्यूमंस में टीथ थेकोडोंट टाइप का है। दूसरा होता है डाइफियोडोंट, डाई बने 2, 2 बार, मतलब ह्यूमन में दांत का अपीयरेंस 2 बार होता है। एक बार जब हम बच्चे रहते हैं तब जो दांत आता है उसको बोलते हैं मिल्क टीथ, और 5-6 साल के बाद वो दूधा का दांत टूट जाता है, उसके बाद जो दांत आता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कोई एक 20 नंबर में होता है, 20 गो होता है, और बाकी लास्ट तक 30-32 गो परमानेंट टीथ होता है। तो मिल्क टीथ जब साथ छोड़ देता है तब आता है परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ लाइफ लॉन्ग रहता है, लास्ट तक रहता है। अगर परमानेंट टीथ कहीं से डैमेज हुआ किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के चलते, तो वो फिर अब तिबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का टीथ टाइप डाइफियोडोंट है, ट्राइफियोडोंट नहीं है कि तिबारा आ जाएगा। 2 बार आएगा, 2 से ज्यादा बार लाइफ में नहीं आने वाला है। तो 2 ही बार आता है। खैर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे लोग। और तो एक था थेकोडोंट, बोनी सॉकेट में फंसा हुआ, और दूसरा था डाइफियोडोंट, लाइफ में 2 बार आने वाला। फर्स्ट टाइम को बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ या डेसिडुअस टीथ, जो 20 गो होता है, लड़का सब में होगा, और वो टूटने के बाद आता है परमानेंट टीथ, 30-32 गो होगा। लास्ट तक 30-32 गो हो ही जाएगा, विजडम टीथ को मिला दिया जाए तो। अब बहुत सारे लोग में लास्ट मोलर नहीं आ रहा है, तो वो 28 तक ही रह जाएगा। खैर उसके बारे में हम लोग बात किया जाएगा जब टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे तब। उसके बाद एक होता है हेट्रोडोंट, मतलब हम लोग में मुंह में जितना भी दांत है, जो 20 गो, 28 गो, 30 गो, 32 गो, जाएगो, जितना भी दांत है, सब दांत सेम टाइप के नहीं है। और हम सब दांत को निकाल कर रखेंगे तो दांत का वो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से दांत 4 टाइप्स का होता है। पढ़ने वाले हम लोग इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। याद रहेगा ICPM, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। अब ये सब का अपना अपना नंबर है और इन सब का अपना अपना फंक्शन है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इतना लिख लिया जाए, ठीक है। तो अगर माउथ की बात करें तो इट इज एक्सटीरियर ओपनिंग थ्रू विच इनटेक ऑफ फूड, मतलब इनसाइड द बॉडी। एक्सटीरियर ओपनिंग, जिससे बाहर से कोई भी फूड को बॉडी के अंदर में हम क्या करते हैं कि इनटेक करते हैं। तो यही एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? माउथ। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। हम एलिमेंट्री कैनल पढ़ते आएंगे, सबसे अपर फर्स्ट पार्ट है कि नहीं एलिमेंट्री कैनल का? माउथ। माउथ है कि ना, बाद में बाकी सब चीज शुरू हो रहा है, चाहे माउथ हो, फिर माउथ के बाद
इसोफेगस हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, एनस हो, सबसे फर्स्ट में क्या आ रहा है? माउथ नहीं। तो इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ माउथ हैविंग वैकेंट स्पेस कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ के अंदर में जो अंदर में एक्सटेंशन है, जहाँ पे खाली स्पेस रहता है, माउथ के अंदर में जो एक्सटेंशन है जहाँ पे खाली स्पेस रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बकल कैविटी। टीथ एंड टंग आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी। बकल कैविटी में दांत, जीभ सब अंदर में प्रेजेंट है स्पेस में। खाना भी खाते हैं तो वहीं खाली स्पेस में रखते हैं, बकल कैविटी में रखते हैं, चबाया जाता है, मिलाया जाता है, कहाँ पे? बकल कैविटी में। तो टीथ और टंग प्रेजेंट होता है बकल कैविटी में, और बकल कैविटी से बाहर प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड। 3 जगह प्रेजेंट है, लिखो, जब सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो बकल कैविटी में प्रेजेंट, बकल कैविटी से बाहर लेकिन माउथ के अंदर प्रेजेंट है सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या सेक्रेट करना है? सलाइवा सेक्रेट करेगा। फंक्शन सलाइवा का पढ़ेंगे लोग हम लोग। तो अब हम अगर माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में, टंग के बारे में और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में, और इनका मैकेनिज्म, ये कैसे फूड पे वर्क कर रहे हैं। नहीं तो टीथ के बारे में स्टार्ट किया जाएगा। टीथ आर वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी में। हार्डेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? बोन है, हड्डी नहीं है, हड्डी है और दांत है। तो ये हार्डेस्ट वन ऑफ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। और भी सारे मिनरल्स हैं लेकिन उनके अलावा सबसे मेजरली क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस भी है और भी सारे हैं। Generally, it chews the food and convert them into comparatively smaller pieces. जितना पीस में हम खाए हैं चबा के, उससे और ज्यादा छोटा छोटा पीस में क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है। कौन? दांत। हार्ड है तो काम नहीं है, कूटना पीसना है काम इसका। अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत ह्यूमन बींग्स में 3 टाइप्स का होता है, तो 3 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। पहले का है थिकोडोंट, मतलब टीथ आर प्रेजेंट इन बोनी सॉकेट इन द जॉ, अपर या लोअर जॉ। बोनी से मतलब कि सॉकेट है, ये दांत है, सॉकेट में दांत धंसा हुआ है, मतलब बोन का पार्ट नहीं है कि टूट गया तो बोन में से टूट गया ना। ऐसे ऑलरेडी पहले से सॉकेट प्रेजेंट है, गैप 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 जॉ में प्रेजेंट है। अब उस गैप में ये दांत क्या रहता है कि इसे फंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है। तो टीथ लॉज मतलब धंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है इस अंदर में जो सॉकेट है, ये सॉकेट में दांत धंसा हुआ रहता है। और इसी टाइप के दांत को हम लोग किस चीज में बोलते हैं लोग? थिकोडोंट में। हाँ, सब दांत, सब दांत। दे आर नॉट अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बोन्स। ये लोअर जॉ बोन है ना, है ऐसे मत समझ सकते जो लोअर जॉ में चाहे अपर जॉ में जो बोन है, वो बोन में से ही इसे दांत निकल गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो बोन में गैप गैप सॉकेट है और वो सॉकेट में बाहर से दांत धंसा हुआ है, वो बोन में से ही निकला हुआ नहीं है। टीथ आर नॉट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बोन, बोन का स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, बाहर से वो सॉकेट में इम्बेडेड है। तो इस टाइप का दांत कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है? थिकोडोंट में। डाइफियोडोंट, टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। डाइफियोडोंट का मतलब ये होता है जब लाइफ टाइम में पूरा 2 बार अपीयर हो, एक बार शुरू में और एक बार बाद में, शुरू वाले को रिप्लेस कर दे। द अर्ली फेज ऑफ टीथ इज नोन एज मिल्क टीथ। शुरू में जो टीथ आता है, आदमी पैदा लिया, उसके बाद जो टीथ आया और वहां से 5, 7 से 8 साल तक जो कोई भी टीथ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ या फिर टेम्पोररी टीथ। ना टेम्पोररी मतलब समझ में आ रहा है, मिल्क टीथ दूधा का दांत बोलते हैं हम लोग। डेसिडुअस मतलब वो टीथ जो झड़ जाता है। फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो मतलब सीजन के अकॉर्डिंग उसका पत्ता पीला होकर झड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। एवरग्रीन वो हमेशा पत्ता उस पर ग्रीन रहेगा, नहीं तो वैसे ही डेसिडुअस मतलब शेड कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी टीथ, मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ। दे गेट रिप्लेस्ड अप टू 6 से 8 इयर्स इन चिल्ड्रन। में लड़का सब में बेसिकली 7-8 साल तक ये दांत रहता है। उसके बाद से दांत, दूधा का दांत टूट के गिरने लगेगा और दूधा को दांत को रिप्लेस करके उसके जगह पर छोटा से धीरे धीरे परमानेंट टीथ जमने लगेगा। और अभी हम सबके माउथ में जो टीथ है वो कौन सा टीथ है? परमानेंट टीथ है। मिल्क टीथ झड़ गया है, खत्म हो गया है। दे आर 20 नंबर। मिल्क टीथ कितना होता है? 20 गो। देखो डेंटल, ध्यान से समझो, डेंटल फार्मूला होता है हाफ ऑफ अपर जॉ बाई हाफ ऑफ लोअर जॉ। देखो माउथ में ये मान लो कि अपर जॉ हो गया और ये मान लो कि लोअर जॉ। मान लो कोई आदमी से मुंह खोला है,
तो ये अपर जॉ हो गया और ये क्या हो गया कि लोअर जॉ। अब अगर हम इसको भी आधा करते हैं तो इधर एग्जैक्टली जैसे टीथ अरेंज है इधर भी दांत वैसे ही अरेंज है। मान लो कि अगर यहाँ पे एगो इंसीजर है तो इधर भी एगो इंसीजर होगा, नहीं अगर यहाँ पे दो कैनाइन है तो यहाँ पर भी दो क्या होगा कि कैनाइन्स होगा। तो जैसे इधर अरेंज है वैसे ही क्या है कि इधर अरेंज है। अपर जॉ में भी ये अपर जॉ हो गया और ये हो गया लोअर जॉ। लोअर जॉ में जैसे इधर अरेंज होगा वैसे ही इधर अरेंज होगा। नहीं तो हम लोग में तो खैर ये है कि ऊपर का अरेंजमेंट नीचे का अरेंजमेंट सेम है। तो अगर सिर्फ इधर वाला पार्ट के बारे में अगर हम जान जाते हैं, जैसे मान लो कि एक हो जाता है यहाँ पे तो एक हो जाता है यहाँ पर भी, एक हो जाता है यहाँ पर भी और एक हो जाता है यहाँ पर भी। सही, ये इधर दो दांत है, ऊपर का जैसे अरेंजमेंट वैसे ही नीचे का, तो नीचे भी एक वैसे दांत रहेगा। यहाँ पे दूगो यहाँ पे दूगो है, इधर भी दूगो रहेगा और इधर भी दूगो रहेगा। तो ऐसे तो अब मान लो कि इधर एक बार है तो एगो यहाँ पे आएगा, एगो यहाँ पे आएगा, एगो यहाँ पे आएगा। 4 टाइम्स हुआ कि नहीं। अगर कोई एक टाइप के दांत दो इधर आ रहा है तो दो इधर आएगा, दो इधर आएगा, दो इधर आएगा, 4 जगह आ रहा है ना। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। पहले तो आगे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ में स्ट्रक्चर के हिसाब से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नहीं, शुरू में रहता है इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और सबसे लास्ट में रहता है मोलर। सब किसी में हम लोग स्टार्टिंग में जो ऊपर से दिख रहा है दूगो ऊपर का नीचे का वो इंसीजर हो गया, उसके बाद कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर ऐसे करके आएगा। तो डेंटल फॉर्मूला लिखे ये बच्चा सबका है। ये अभी मिल्क टीथ में ना हम लोग पढ़ रहे हैं लोग ध्यान से 2012 मतलब अपर जॉ के हाथ में, अपर जॉ के एने चाहे ओने हाथ में आईसीपीएम है ना, आई में इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर भाई नीचे भी आईसीपीएम है। मैंने बच्चे सब में अपर जॉ के हाथ में दूगो है, समझ में रहे। तो अपर जॉ के हाथ में दूगो है तो अपर जॉ के पूरा में कैगो होगा 4 गो। अपर जॉ में 4 गो तो लोअर जॉ में भी 4 गो, तो टोटल कितना हो गया 8 गो। 4 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। वो यहाँ पे किया कि इंसीजर का नंबर ये 2 है ना, तो 2 गुने 4 कितना हो जाएगा पूरा मुंह में 8 गो। कैनाइन्स एक गो नहीं है, बच्चे सब में कैनाइन्स टीथ प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। हाँ तो ये कितना हो गया 0 गो, ऊपर 0, अपर जॉ के हाथ में 0, तो सब में तो कितना रहेगा 0 ना रहेगा। प्रीमोलर कितना रहता है एगो, तो एगो उधर, एगो इधर, एगो नीचे, एगो उधर, 4 गो होगा ना। तो 1 × 4 4। मोलर 2 रहता है तो मोलर कितना हो गया 8। सबको जोड़ने पे कितना हो जा रहा है 20 गो। तो इस नंबर के सेटिंग के अकॉर्डिंग बच्चा सबके अपर या लोअर जॉ में टीथ प्रेजेंट रहता है और टोटल कितना टीथ रहता है 20 गो। अब ये टीथ जब टूट जाएगा तो इसको मिल्क टीथ को रिप्लेस करके आ जाता है कौन सा टीथ, परमानेंट टीथ, और वो हम लोग के माउथ में थ्रू आउट द लाइफ रहता है। अगर बीच में कोई कारण से टूट जाए ना तब क्या हो सकता है कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब वहां पे दोबारा फिर कोई दांत जमने वाला नहीं है। डेंटिस्ट से मिल के कोई नया दांत लगाना पड़ेगा, नहीं आर्टिफिशियल टीथ लगाना पड़ेगा। कितना आदमी का होता है आर्टिफिशियल, तो निकाल के ब्रश कर लेगा लोग, धो के फिर पहन लेगा लोग, ऐसे होता है। नेक्स्ट, दे आर 32 इन नंबर। अभी हम बताएं टोटल नंबर कितना होता है 32 गो, लेकिन अब मैक्सिमम में 28 गो रह रहा है। धीरे धीरे लास्ट मोलर को रिप्लेस कर रहा है। देखो लास्ट एक मोलर को रिप्लेस करेगा तो एगो लास्ट वाला एने, एगो एने, एगो एने, एगो एने, 4 गो रिप्लेस किया तो 28 गो रह जाएगा। समझ में आ रहा है। शुरू में तो मिल्क टीथ को हटा के जो परमानेंट टीथ रहता है हम लोगों में, मतलब 8 साल 10 साल के बाद आएगा ना परमानेंट टीथ, जब वो खत्म हो जाएगा तो 28 गो रहता है। शुरू में 28 गो। जो लास्ट मोलर है 4 गो, एक गो चारू बगल, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ। लास्ट मोलर को बोलते हैं हम लोग विजडम टीथ, अक्ल च विजडम टीथ। वो आता है एडल्टहुड में, मतलब जब आदमी 25 साल 30 साल के हो जाता है तब जाके विजडम टीथ आता है। तो वहां से पता चलेगा आदमी एडल्ट हो गया है, मतलब अब समझदार हो गया है। अकल, इसलिए अकल च अकल आ गया है ना। इस हिसाब से अगर ऐसा तो लड़के लोग में अकल च नहीं होना चाहिए। अकल रब नहीं करेगा चोह आ जाएगा, तो कहेगा अकल च। खैर देखो, अब अगर हम डेंटल फार्मूला के बारे में बात करेंगे तो ये कितना है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, यहीं से अंतर क्रिएट होगा। देखो ये 2 गो है ना, 2 चौका 8, इंसीजर कितना हो गया 8 गो, और ये एगो है 4 गो हो गया, और ये 2 गो है तो कितना हो गया 8 गो। देखो यहाँ पर भी अंतर हो रहा है। बच्चा सब में प्रीमोलर कितना था
4 गो, और बड़ा लोग में कितना प्रीमोलर हो रहा है 8 गो, और कैनाइन कितना था 0, और यहाँ पे कैनाइन कितना है, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, और मोलर कितना था 8 गो, और हम लोग में 3 गुनी 4 कितना मोलर है, यहाँ पर भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या। तो बच्चा सब में कैनाइन्स 1 गो नहीं है, और हम लोग में कैनाइन्स का गो है 4 गो है। ये समझ में आ रहा है। तो हम लोगों में कैनाइन्स 4 गो है, तो तुम का कुकुर है, तो हम का देवता है, हम भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है, इंसान है तो 4 गो नहीं रहेगा। चल बात समझो। तो अब टोटल को काउंट करेंगे हो गया, रिजल्ट हो गया। चलो टोटल को अगर हम ये पूछता कि विजडम टीथ आया है कि नहीं आया है, विजडम टीथ में जो लास्ट 4 गो है, अब यहाँ पे 2 गो होगा, दू सब किसी को 2 गो होगा, लास्ट वाला चौथा वाला 1 गो आएगा, मैंने 4 गो रहेगा तो 4 गो बढ़ जाएगा। तो लास्ट जो 4 गो बोलर है कब बोले हैं, कब आता है, एडल्टहुड में, जब 25 साल से उन्हें 25 साल 30 साल के रेंज में आता है। तो तुम हम 25 साल 30 साल के लड़के लग रहे हैं क्या, समझ में आ रहा है, तो कॉमन सेंस लगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 32 गो। तो ये पूरा हाँ वही लिखें कि लास्ट 4 मोलर अपीयर इन एडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ हो गया लाइफ, मतलब विद इन 30 ईयर्स, 25-30 साल तक क्या होता है कि आता है। लिख लो, दे आर नोन एज विजडम टीथ, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग विजडम टीथ। लिख लो, थेकोडोन टाइप हो गया है, और अब ये दूसरा वाला था हमारा डाइफियोडोंट, और तीसरा बच गया हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, नहीं रेप्टाइल से और में नीचे वाला में जाएगा तो समय होता है होमोडोंट, माने इधर से लेके पूरा जौ में जो दांत होता है एक ही टाइप का दांत होता है, स्ट्रक्चर से सब एकदम सेम टाइप के दांत रहता है, इसीलिए बोलते हैं होमोडोंट। लेकिन हम लोगों में दांत सेम टाइप का नहीं रहता है, 4 डिफरेंट टाइप का रहता है, इसलिए हम लोग के टीथ के टाइप्स को बोलते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से हेट्रोडोंट। नाम तो लिखे दिए हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 टाइप्स का होता है, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। और ऐसा भी नहीं है कि सबका स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, अब जैसा जिसका स्ट्रक्चर वैसा उसका फंक्शन। चारों का फंक्शन, अब कोनो कटिंग करेगा, कोनो बाइटिंग करेगा, कोनो ग्राइंडिंग करेगा, कोनो क्रॉसिंग करेगा, तो ऐसे करके क्या होता है कि टीथ फंक्शन करता है। मतलब दांत का काम क्या है, फूड का मास्टिकेशन करना, मतलब चबा के उसको कंपैरेटिवली बड़ा बिगर पीस से स्मॉल पीस में कन्वर्ट करना। तो दांत का मेन काम यही है कि फूड का मास्टिकेशन करना। हम लोग अब पढ़ रहे हैं 3rd टाइप के टीथ के बारे में। फर्स्ट वाला था थेकोडोंट, डाइफियोडोंट, और अब ये आ गया हेट्रोडोंट। मतलब जो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में, सब दांत एक टाइप का नहीं होता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर डिफरेंट, सब अलग अलग टाइप का होता है, नहीं फंक्शन से भी और स्ट्रक्चर से भी। तो 4 टाइप के टीथ हम लोगों में प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को ना बोलते हैं इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। और इनके नंबर के बारे में तो अभी हम पढ़ भी किए हैं कि कौन टाइप के टीथ कितने नंबर में होते हैं। अब यही सब टीथ कोनो कटिंग करेगा, कोनो ग्राइंडिंग करेगा, कोनो क्रॉसिंग करेगा, टीयरिंग करेगा, बाइटिंग करेगा। और ये सब काम ये है कि दांत का काम क्या है, फूड का मास्टिकेशन करना, चिबाना, और चबा के छोटा छोटा पीस में क्या करना कि उसको तोड़ देना। नहीं, सलिवरी ग्लैंड अपना सलाइवा सेक्रेट करेगा। अब आगे टंग के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो टंग इज अ सॉफ्ट स्मॉल मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन ओरल कैविटी, मतलब माउथ बकल कैविटी। दांत जीभ तो सब कुछ देख रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वो हम लोग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी में 5 गो सेंस ऑर्गन है, अब 5 सेंस ऑर्गन में टंग भी एक सेंस ऑर्गन है जिसका काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना। नहीं, टंग के अपर सरफेस पे टेस्ट बड्स लगे रहते हैं, कुछ रिसेप्टर सेल रहते हैं जिसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये रिसेप्टर्स टेस्ट को क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं, मतलब डिटेक्ट करते हैं ये जो हम कुछ भी खाना को खा रहे हैं कि मतलब सॉल्टी है या स्वीट है, बीटर है, मतलब किस टाइप का टेस्ट उस खाना में प्रेजेंट है, तो फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर टंग के, हाँ ये एक बात है कि जो लोअर जॉ के बेस में प्रेजेंट रहता है फ्रीन्यूलम, तो फ्रीन्यूलम से ही टंग क्या करते हैं कि सटे हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ये याद कर लेना। अब अगर टंग के फंक्शन के बारे में बात करें तो टंग का एक नहीं बहुत सारा फंक्शन है। एक यहाँ पे कि इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, दांत
से भोजन को चबाया जा रहा है। अब वो चबाया हुआ भोजन को सलाइवा से क्या करता है कि मिलाता है। जब वाटर मतलब लिक्विड सलाइवा भोजन में मिलेगा तो भोजन और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? तो दांत को चबाने में और ज्यादा आसानी होगा। तुम चावल में क्या रहता है, पानी रहता है ना। अब तुम भात खाओ और तुम सिर्फ मतलब कच्चा चावल को चबाओ, अंतर महसूस होगा। तो वाटर ही सिर्फ क्या करता है कि फूड को सॉफ्ट बना देता है, नहीं तो वही लिक्विड अगर हल्का सा मिल जाता है सलीवा में, जो भी खाना खाते हैं हम उसमें पानी हल्का सा, कभी होता है कि चबाने में दिक्कत होता है। नहीं, सिर्फ अगर चावल खाओ, दाल नहीं खाओ, कोई सूखा सब्जी से खाओ तो हम ऊपर से पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद थोड़ा सा और लिक्विड टाइप हो जाता है और निगलने में चबाने में आसानी होता है, नहीं होता है क्या? तो वो सलीवा लिक्विड थोड़ा सा और फूड को सॉफ्ट बना देता है जिससे कि दांत को चबाने में आसानी रहता है। और अगर सलीवा से मिक्स हो जाता है तो सलाइवा सिर्फ, आगे पढ़ेंगे सलाइवा के प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये फूड को सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं बनाता है, और भी सारा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो सलाइवा और भी सारा काम करेगा, पढ़ेंगे लोग इसमें प्रेजेंट एंजाइम्स वगैरह के बारे में, आयंस वगैरह के बारे में सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। तो एक तो इधर जीभ का काम है कि फूड को सलीवा से मिक्स कर देगा, नहीं मिक्स कर देगा, और फूड को दांत के हर एक पार्ट तक लेके जाता है ताकि अच्छे से फूड को आदमी चबा सके। दूसरा काम, इट डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, डेफिनेशन में ही है कि फूड के टेस्ट को क्या करता है कि डिटेक्ट करता है। किसका फोन आएगा? अच्छा है, समझदार है। चलो, तो इट डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द फूड, टंग टेस्ट को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। इट हेल्प्स इन डीग्लूटेशन, है फूड को चबाने के बाद निगलना, सोलो करना क्या कहलाता है? डीग्लूटेशन। डीग्लूटेशन में भी हेल्प करता है, फूड को आराम से ले जाकर इस आदमी निगल जाता है, मतलब निगल के फायरिंग्स में रख देगा और फिर फायरिंग से होते हुए फूड पाइप में चला जाएगा और फिर फूड पाइप से पास कर जाएगा स्टोमक में। तो यहाँ पे माउथ से, बकल कैविटी से फायरिंग्स में निगलने में, फायरिंग से इसोफेगस में, फूड पाइप में निगलने में मदद करता है। कौन? टंग। तो निगलने में मदद करेगा। इट हेल्प इन वर्ड प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि जिह्वा से, जीभ से, टंग से हम लोग बहुत सारा लेटर का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अगर टंग नहीं रहे तो बहुत सारा मतलब हम लोग क्लियरली बहुत सारा वर्ड को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे। तो उच्चारण में भी जीभ क्या करता है कि हम लोग को मदद करता है। तो खैर ये उच्चारण वाला बात डाइजेशन से बाहर का है, लेकिन फंक्शन तो टंग का है ना कि वर्ड प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है। कैविटी के लास्ट पार्ट जिसको बोलते हैं लोग सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करना है तो सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होता है बकल कैविटी के बाहर माउथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक पेयर दोनों गाड़े के साइड में, चिक के साइड में, एक टंग के नीचे और एक पेयर लोअर जॉ में, समझ में आ रहा ना। तो सलाइवरी ग्लैंड कहीं भी रहे काम यही है कि सलाइवा सेक्रेट करेगा। ध्यान से रखो, सलाइवा में क्या क्या होगा? वाटर होगा, म्यूकस होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयंस वगैरह होंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, तो ये सब आयंस रहेंगे। इंजाइम रहेगा, सलाइवरी इंजाइम, सुना सब? सलाइवरी इंजाइम को टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी इंजाइम का काम ये है कि जो कुछ भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड हम लोग खाते हैं, सुन रहे हैं सब? मैंने वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो 30% स्टार्च को माउथ में ही क्या करता है कि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स से, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा एकदम सिंपलर ग्लूकोज लेवल तक ना, मैंने माल्टोज तक कर देगा। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, मैंने 2 शुगर मिलकर डाइसैकेराइड तक तोड़ देगा, फिर आगे थोड़ा सा और टूटेगा, मोनोसैकेराइड हो जाएगा, सिंपल एकदम सिंपलेस्ट शुगर हो जाएगा। लेकिन सिंपलेस्ट ना सही, सिंपल तो हो जा रहा है ना, सिंपल फॉर्म में हो गया है। तो 30% स्टार्च जो भी फूड में प्रेजेंट रहता है उसका 30% स्टार्च सिंपलर फॉर्म में माउथ में ही कन्वर्ट हो जाता है। किसके मदद से? सलाइवरी एंजाइम की मदद से। सलाइवरी एंजाइम का एक और नाम है टाइलिन। टाइलिन, तो सलाइवरी एंजाइम ये काम करता है। पीएच ऑप्टिमम पीएच 6.8 के आसपास रहता है, 6.8 स्लाइटली न्यूट्रल हुआ, 6.8 है तो क्या है? 7 से थोड़ा सा कम है, माने एसिड के ही रीजन में है, नहीं है हल्का सा कम है तो एसिड के हुआ ना, लेकिन बहुत कम तो इतना माइनर एसिड कर। और एक और एंजाइम होता है सलाइवा में, उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। सुन रहा है सब? लाइसोजाइम का काम ये है कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है, मतलब जर्म्स वगैरह है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो बहुत हद तक लाइसो एंजाइम्स उसको क्या करता है कि किल करता है।
तो इतना सब काम किसका है, सलाइवा का। हाँ, बाकी उसका म्यूकस वाटर फूड के साथ मिक्स होके कल बताए थे फूड को ल्यूब्रिकेट करता है, मतलब सॉफ्टर बनाता है, नहीं ताकि दांत को चबाने में क्या हो कि मदद मिले, आसानी हो, हार्ड चीज को ना चबाए, थोड़ा सा सॉफ्टर चीज को चबाए, तो मास्टिकेशन में हेल्प मिले। इसके चलते म्यूकस और वाटर क्या करता है कि फूड को ल्यूब्रिकेट करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे इतना पहले लिख लिया जाए। सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन माउथ आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी से बाहर लेकिन माउथ में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड रहता है। एक पेयर दोनों गाल के साइड में, एक बिलो टंग और एक पेयर लोअर जॉ में। देखो सैलिवरी ग्लैंड का काम क्या है कि सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, सलाइवा। अब ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ सेक्रेट करेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ग्लैंड 2 टाइप का, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन सेक्रेट करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को छोड़कर बाकी सब चीजें, जैसे जूस एंजाइम जो सेक्रेशन होता है वो सब किसके द्वारा सेक्रेशन होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो सैलिवरी ग्लैंड कौन ग्लैंड हुआ, इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन सेक्रेट नहीं कर रहा है ना, समझ में आ रहा ना, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। तो सलाइवा कंटेन वाटर, म्यूकस, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। सैलिवरी एंजाइम टाइलिन भी बोलते हैं उसको, और लाइसोजाइम। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है किस चीज में, सैलिवा में, ठीक है। अब आगे बात, तो वाटर एंड म्यूकस ल्यूब्रिकेट द फूड, फूड को ल्यूब्रिकेट करेगा और इस तरह से फूड को सॉफ्टर बनाएगा, मुलायम बनाएगा, ताकि दांत में चबाने में आसानी हो, मास्टिकेशन इजी रहे। 30% ऑफ स्टार्च गेट ब्रेक डाउन इनटू माल्टोज। 30% स्टार्च सैलिवरी एंजाइम के मदद से, मतलब सैलिवरी एंजाइम पूरे फूड के 30 मतलब पूरे जितना भी स्टार्च खा रहे हैं आप, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, फैट्स लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को, मतलब स्टार्च को 30% स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माउथ में, किस चीज में, माल्टोज में। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछे केमिकल डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से ही फूड केमिकली ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। कोई पूछे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ से शुरू होता है, तो माउथ से। और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, आगे पढ़ेंगे स्टमक में। यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, तो माउथ से डाइजेशन शुरू हो रहा है, लेकिन किस चीज का, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लेक्स फॉर्म में स्टार्च है, ठीक है। Hence we can say that chemical digestion कार्बोहाइड्रेट का starts in mouth, मुंह से ही शुरू हो जाता है। लाइसोजाइम लास्ट यही ना बच गया। लाइसोजाइम इज एंटीबायोटिक फ्लूइड, एंटीबायोटिक मतलब पैथोजेंस को किल करने वाला, वो केमिकल जो पैथोजेंस के अगेंस्ट में काम करे उसी को ना बोलते हैं एंटीबायोटिक, नहीं। तो लाइसोजाइम एक एंटीबायोटिक फ्लूइड है, मतलब फूड में जो जर्म्स वगैरह प्रेजेंट रहता है उन जर्म्स को क्या करता है, किल करता है। तो ये कुछ बात था किसके बारे में, सलाइवा के बारे में। अब इसके बाद अब ये सब हो गया, मास्टिकेशन हो गया। अब हम टंग के हेल्प से मास्टिकेटेड फूड को, वो फूड को हम क्या करेंगे कि अब निगलेंगे। तो अब भोजन फूड ना रहा, अब वो बन गया बोलस। मतलब फूड से जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो अब वो चबाने के बाद सलाइवा मिक्स हो गया, जिसमें सलाइवा का ये सब चीज है, जिसमें 30% स्टार्च माल्टोज बन गया है। तो अब फूड के उस कंपोनेंट को, मतलब वो फूड के उस पार्ट को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। तो हम लोग निगलेंगे क्या, बोलस को। तो जब हम लोग निगलेंगे लोग बोलस को, तो माउथ से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए, फायरिंग्स में, नेक में प्रेजेंट, बेस ऑफ द नेक फायरिंग्स प्रेजेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से, फायरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी। मतलब हम लोग खाना खाते हैं तो फायरिंग से होते हुए ही खाना पेट में जाता है, और सांस भी लेते हैं नाक से चाहे मुंह से, तो सांस का मतलब एयर भी फायरिंग से होते हुए भी पेट में ही जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो फूड और एयर का फायरिंग्स कॉमन पैसेज है। हाँ, बस फायरिंग्स में एगो कार्टिलेज का फ्लैप प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और वही गाइड करता है कि फूड पाइप में जाए और एयर वाइंड पाइप में जाए। समझ में आ रहा है। तो एपिग्लोटिस एक कार्टिलेज का फ्लैप है जो गाइड करता है फूड और एयर के एंट्री को, भी फूड वाइंड पाइप में ना जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या गलती से मान लो कि आदमी खा रहा है, दिमाग उसको
आगे पढ़ेंगे माइंड के बारे, ब्रेन के बारे में, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट के बारे में। अभी इतना समझो कि ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। खाना खा रहे हैं, जैसे ही खाना निकले, जैसे ही निकले वैसे इपिग्लोटिस क्या किया कि वाइंड पाइप को बंद कर दिया, एनए वाला रास्ता खुल गया और वो फूड पाइप में चला गया। अब मान लो कि खाना खाते समय अगर आदमी कहीं बातचीत कर रहा है, दिमाग उलझा हुआ है बातचीत करने में, तो वो भूल गया कि इसको बंद करना है ताकि ये इधर जाए, तो गलती से फूड का कुछ पार्टिकल्स वाइंड पाइप में घुस जाता है, फर्स्ट छींकाता है और फिर नाक में मुंह में होते हुए खाना क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो खाना खाते समय अगर सरकता है नहीं, तो लोग नहीं बोलते कोई याद कर रहा है, ये गलती बात है। मतलब कोई याद हमको नहीं कर रहा होता है, हम किसी और को याद कर रहे होते हैं, मतलब ब्रेन कहीं और बिजी रहता है, इसीलिए क्या होता है कि खाना सरकता है। तो कोई हमको याद कर रहा होता है, ये मिसकंसेप्ट है। सही बात क्या होगा कि हम किसी और को याद कर रहे होते हैं। नहीं, मान लो कि हम तो खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, दिमाग में कि बाबू ने खाना खाया, तो खा रहा है भाई तुम, दिमाग है कि बाबू ने खाया, तो दिमाग कहाँ चला गया, बिजी हो गया। अब बेचारा बाबू के चक्कर में इपिग्लोटिस गड़बड़ा गया। अब इपिग्लोटिस गड़बड़ा गया तो खाना क्या हो गया कि सरक गया। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जब तुम खाना खाओ तो अपने खाना के बारे में सोचो, बाबू के खाना के बारे में नहीं सोचो। ठीक है, देखो ये तो हम जान गए कि जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोलस। जो हम निकलेंगे और वो क्या निकलेंगे, जो हम सॉलो करेंगे वो क्या सॉलो करेंगे, बोलस। अब ध्यान से समझो, व्हेन वी सॉलो द बोलस इट गोज इन द फेरिंग्स। अब हम निकलेंगे तो माउथ से चला गया कहाँ पे, नेक साइड में एक पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। और फेरिंग्स फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। अब 2D में थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे मान लो कि ये फेरिंग्स है, समझ में आ रहा है? मान लो कि ध्यान से बात समझो, मान लो कि ये वाला रीजन क्या है हमारा, फेरिंग्स, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फेरिंग्स में ये मान लो कि फूड पाइप है, ये क्या है, फूड पाइप, और ये दूसरा वाला मान लो ये वाला पार्ट, ये वाइंड पाइप है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारा इपिग्लोटिस, कार्टिलेज का प्लस क्या प्रेजेंट रहेगा, इपिग्लोटिस। अब जैसे ही हम लोग फूड खाएंगे लोग, ये इधर पुश होगा, इसको बंद कर देगा और फूड चला जाएगा कहाँ पे, फूड पाइप में, और फूड पाइप से होते हुए चला जाएगा स्टोमक में। जैसे ही हम लोग सांस लेंगे लोग, तो वैसे ही ये इधर चला जाएगा, इसको बंद कर देगा और फिर वो एयर वाइंड पाइप से होते हुए चला जाएगा लंग्स में। इस तरह से इपिग्लोटिस एयर के और फूड के एंट्री को गार्ड करता है, ताकि फूड पाइप में जाए और एयर वाइंड पाइप पे जाए, दोनों उल्टा ना हो। समझ में आ रहा है ना? ये कॉमन पैसेज। अब देखो ना, यहाँ पे ये एयर भी इधर से आया है और फूड भी इधर से गया है। यहाँ पे ना एपिग्लोटिस के बाद ना ये दोनों एक्सचेंज हो रहा है ग्लोटिस से। तो फेरिंग्स फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। वही बात बता रहे थे हम कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इन फेरिंग्स अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप इज प्रेजेंट कॉल्ड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में है कि इट गार्ड द एंट्री ऑफ food and air so that air goes in wind pipe and food goes in food pipe। दोनों के एंट्री को गार्ड करता है ताकि फूड पाइप में जाए और एयर वाइंड पाइप में जाए, क्योंकि अलग अलग जगह पे जाना है। एयर को जाना है लंग्स में और फूड को जाना है, मतलब अब बोलस को जाना है स्टमक में। आफ्टर फेरिंग्स द बोलस गोज इन इसोफेगस। अब फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ पे जा रहा है, फूड पाइप में। फूड पाइप को ना इसोफेगस बोलते हैं। तो फेरिंग्स के बाद फूड कहाँ पे चला जाएगा, इसोफेगस में। ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये इसका लेंथ अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर होता है, वो हाइट एज के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो अप्रॉक्स फूड पाइप का लेंथ कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और वो क्या करता है, माउथ से फूड निकल गया, अब वहां से फूड को लेके स्टोमक तक पहुंचाता है। मतलब वो एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे होते हुए फूड कहाँ तक जाए, स्टोमक तक जाए। ठीक है, फूड टू स्टोमक। नो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन फूड पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माउथ में केमिकल डाइजेशन होता है स्टार्च का, अभी बताया सेलिवरी एंजाइम से। स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन फूड पाइप में कोई भी फूड का केमिकल डाइजेशन नहीं होगा, केमिकली ब्रेकडाउन नहीं होगा, सीधे चला जाएगा स्टोमक में। द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इनफैक्ट फूड पाइप के बाद ही पूरा एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टालसिस। देखो
कंटिन्यूअसली जो फूड पाइप का अंदर वाला लाइनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, सिकुड़ता है फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है। और ये लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से फूड को एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ क्या करे कि मूवमेंट करे। वैसे सरफेस तो म्यूकस उसमें लगा ही रहता है, जो म्यूकस सरफेस को स्लिपरी बनाता है, फूड स्लिप होकर चला जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और ये इरेगुलर मूवमेंट होना और ज्यादा एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड करता है कि वो ऊपर से क्या होगी नीचे चला जाए। समझ में आ रहा ना? ये इसको बोलते हैं, पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट provide extra push so that the food goes down to the stomach, डाउन होके स्टमक जाए और फिर स्टमक से आगे जाएगा इंटेस्टाइन वगैरह में। नेक्स्ट, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल हैज म्यूकस लेयर। एलिमेंट्री कैनल, पूरे एलिमेंट्री कैनल के लाइनिंग में क्या रहेगा? म्यूकस लेयर, मतलब इनर वॉल में, विच मेक सरफेस स्लिपरी, जो सरफेस को स्लिपरी बनाएगा ताकि फ्रिक्शन कम हो। ठीक है।